तैयार हूँ, तैयार हूँ। जी दीदी, चलिए। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की आज 117वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेबिनार की सतत श्रृंखला हम सामयिक विषयों के साथ चलाते रहते हैं। उसी विषय में आज अंतर्राष्ट्रीय बिटिया दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल से हिंदू पौराणिक के हिसाब से हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार कल से प्रारंभ होने जा रहा है, नौ दुर्गे का त्योहार। नौ देवियों की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इसी समय पे इसी उपलक्ष्य में हमारा पूरा का पूरा जो विषय है वो बेटियों को और माताओं को केंद्रित है। उस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर शशि ठाकुर। आप मेंबर हैं एडवाइजरी कमेटी नेशनल वुमेन कमीशन में। MBBS DGO क्लैम फेरन फ्रांस से आपने लेप्रोस्कोपी सर्जरी में डिप्लोमा किया है। उसके बाद योग में आपने डिप्लोमा किया है। आप ज्वाइंट डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज मध्य प्रदेश में रही हैं। रायसेन CMHO रही हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर रही हैं, सिविल सर्जन रही हैं। बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जो आपने सेवाएं की है लोगों की। और आप बनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ के सुदूर नॉर्थ ईस्ट में और अन्य जगहों पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। मैं दीदी से आग्रह करूंगा कि आज का जो विषय है महिलाओं और बालकों के विकास में राष्ट्रीय वुमेन कमीशन की भूमिका, उस पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू दीदी। सभी को नमस्कार और विश्व संवाद केंद्र सेवा भारती को ये विषय रखने के लिए आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रेजेंटेशन दिख रहा है? नहीं दीदी, नहीं दिख रहा। नहीं दिखाई दे रहा अभी। आप दोबारा से उसको स्टार्ट कर लीजिए। अभी दिख रहा है? नहीं, हाँ आ गया दीदी। 1 मिनट में बात आता है। स्टार्ट हो गया जी। हाँ, थोड़ा सा वो है। तो नेशनल वुमेन कमीशन की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नेशनल वुमेन कमीशन is started in the nation under Women Act 1990, and it was statutory body was started in 1992. 90 में ये बन तो गया था, लेकिन इसकी बॉडी नहीं बनी थी जो 92 में बनी। और ऑर्गेनाइजेशनल जो बॉडी है उसमें एक चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी और एक डिप्टी सेक्रेटरी होता है। इसके अलावा अंडर सेक्रेटरी, लॉ ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी कम PRO और अकाउंट सेक्शन देखते हैं। और एडवाइजरी कमेटी होती है जो कि एक्सटर्नल बॉडी होती है। और एडवाइजरी कमेटी में अमूमन 10 मेंबर्स होते हैं। तो हम अभी ये देखेंगे कि इसका मैंडेट क्या है कमीशन का। दिस इज बेसिकली वर्क फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, and government has decided to study and monitor all matters constitutional and safeguard for women and recommend remedial legislative measures. इसके कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और जो विधायी सेक्शन है उसमें जो भी महिलाओं के वंचित है उसको तो देता ही है और उसमें सुझाव भी देता है। To review the existing legislation, जो existing legislation है, विधि है, विधायी है, उसको भी रिव्यू करता है। और if there is any suggestion, there is need, then they suggest and do the amendments accordingly. Advise the government on all policy matters pertaining to women. Facilitate redressal of grievance, proving complaints relating to the deprivation of women's rights. Organize special research relating to the empowerment of women, of women's institution like jail, psychiatric homes, and shelter homes. Fund litigation on issue concerning women at large. जो महिलाओं को कानून होती है तो उसमें जो हमारा वुमेन महिला आयोग है वो उनको फाइनेंशियल भी सपोर्ट करता है वो केस लड़ने के लिए। फॉलो अप ऑन नॉन कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी डिसीजन,
अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो उसका फॉलो अप भी आयोग करता है। अब अभी हम ये सोचेंगे कि इसके पावर क्या है। Applying a suit and a particular in respect of following matters. सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं किन मैटर्स में? Summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath, requiring the discovery of any document, receiving evidence on affidavits, requisition any public record or copy from any court or office, issuing for the examination of witness and document, and any other matters which may be prescribed. So, what are the major cells of commission? First is the complaint and redressal cell, complaint and investigation cell, सुमोटो सेल स्वयं संज्ञान लेता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन सेल NRI सेल, पॉलिसी मॉनिटरिंग कैसे करता है? पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेल, पॉलिसी कोई मॉनिटरिंग नहीं करता है, रिसर्च सेल भी इसके अंडर है, एंड लीगल सेल। वुमेन सेफ्टी एंड वेलफेयर इज द मेजर कंसर्न ऑफ महिला आयोग। साइकेट्रिक होम एंड कस्टोडियल रिफॉर्म सेल्स, वुमेन सेफ्टी सेल एंड एंटी ह्यूमन trafficking cell, sorry, anti-human trafficking cell, and last is the empowering to the women welfare and capacity building cell, northeast cell, and Jammu and Kashmir and Ladakh cell were started recently. Review of safeguard of complaint redressal is under complaint and investigation cell, sumoto cell, non-residential Indian cells means NRI. The complaint and investigation cell, in short, we call it C&I, complaint and investigation, deals with the complaint received from all over the country, both relating to the violation of women's human rights and injustice meted towards them. Process of complaint received in writing offline or on online via official website. This is www.ncw.nic.in. So, complaint and redressal mechanism क्या होगी? Facilitating redressal of grievance, primary mandate of National Women Commission. National Women Commission leverages association with state policy authorities, स्टेट अथॉरिटी, ये इन सब से संबंधित है। स्टेट अथॉरिटी, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, एंड नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, इवन स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एंड अप टू डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट, हाउ इट वर्क्स? कंप्लेंट रिसीव्ड, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, स्क्रूटनिंग डन, एनी प्रॉब्लम? Scrutining done of received complaints, and those are mandate, they were registration and processing started. Those are non-mandate, so close under intimation to the complainant. Endorsement and anonymous complaints are summarized and dismissed, but they were looked. Action taken by NCW on complaints are on police apathy, outaging modesty of women, right of exercise choice in marriage, cyber crimes, dowry, harassment, domestic violence, complaints of serious nature like rape, accident, dowry and death, etc. District Legal Service Authority can be asked or directed for custody, maintenance, bigamy, polygamy, free legal act, domestic violence, matrimonial disorders, and maternity benefit, including sexual harassment at workplace. This is very important matter. So this is just a number. In last 10 years,
around more than 30,000, 15,000 complaints were received every year. So what is suo motu cell? NCW under section 10(1)(f) of the National Commission for Women Act 1990 takes suo motu cognizance of matters where there is violation or deprivation of rights of women, non-implementation of laws enacted to provide protection to women and also to achieve objective of equality, non-compliance of policy decision, guidelines or instruction aimed at mitigating hardship and ensuring welfare and empowerment of women. Suo motu cognizance may be taken on basis of print, electronic and social media or any other information received by the Commission. NCR non-resident Indian cells were formed in 2009 April. It were think NRI get married in the foreign countries and they found so many problems. So complaint received in last every year around more than 700, even in recent year also. So what is the functioning of NRI cell? NRI cell coordinate mainly with concerned state police authority, Indian mission abroad and state, district legal service authority, regional passport office and government ministries such as Ministry of External Affairs or Ministry of Health Affairs, legal affairs, etc. for providing following relief as per the request of complaint, for registration of FIR, for expediting the investigation procedure, filling the charge sheet, for initiating coercive mechanism against their NRI husband, such as impounding of passport, opening up lookout circular, for deportation, extradition of her husband, who is an Indian passport holder, for reconciling with her husband residing abroad. Counseling karta hai if they were willing to stay together. For benefits of financial assistance scheme of Ministry of External Affairs, for obtaining legal aid to pursue matter in Indian court too. Recent activity done for NRI cells, NRI marriage and related issues, capacity building of NRI, deserted guide, legal awareness on NRI, merit issues faced by women survivors, traditional access to justice to Indian women, deserted and NRI marriage, policy and procedural gaps, NRI marriage do's and don'ts, a way forward. They did seminar also to make the people aware what problem NRI people get. Legal cell in accordance with the mandate of the Commission as per section 10 of the NCW Act 1990 undertakes review of existing laws affecting women and recommends amendments, proposes new laws so as to suggest remedial measures to meet any lacunae. Litigation on issues concerning women at large. So recently, law in 2018 and 19, that's harassment workplace, prevention, prohibition, redress Act 2013. Women's property rights, guardianship rights of mothers, women and children in disaster need of the policy, law relating to the female labor force participation rate in 1920. And in 2020 and 21, laws related to the interstate migrant women worker, law related to the female labor force participation rate. They were discussed in the rates previously. Cyber security laws affecting women, the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Benefit
Act 1961 and Amendment of 2017, Criminal Law Improving Status of Women. Policy Monitoring and Research Cell. Activities of the Policy Monitoring Research Cell where supports research studies, seminar, workshop, webinars by universities, colleges, and other organizations to provide a forum for sharing knowledge, information, and experience on the subject with the stakeholders, to obtain feedback on policies, programs, laws, and disseminate authentic, correct information. Generate idea for better implementation, modification of existing policies and programs. Recommends new policies and programs. Topics were taken for research in last few years, 2021-22. Women and empowerment, pay disparity in organized and unorganized sectors, reproductive choice of women, women-led enterprises, and challenges to their scalability, gender inequality in media and entertainment industry. Women police station, Mahila Thana, working efficacy and effectiveness. Rights of differently abled women, roll up, fast track, special court in delivering justice to the women. Women in paramilitary force and women in sports. Topics taken up for seminar, conference, workshop, webinars are almost same. Gender equality, sexual harassment of women at workplace, women and health, domestic violence, crimes against women, cyber security, women migrant workers, NRI marriage, unequal pay, gender discrimination at workplace, acid attack, a new phase of gender-based violence. Reproductive choice of women, a fundamental right. Women, police station, Mahila Thana, working efficiency and effectiveness of those police Thana. Rights of differently abled women, roles of fast track, women in parliamentary forces, and women in sports. This is one of the mandate of NCW, inspection of prisons, psychiatric, custodial, homes, or redrom cell. Its form in 2018, information was collected from all stakeholders, analyzed information, and the observation recommendation were sent to Ministry of WCD, Ministry of SJ&E, and state prison authorities and concerned jail authorities too. A report on improving living condition of women inmates in prisons, कैदियों के लिए, और was published by Commission in 2018. Gist of observation recommendation sent to prison authorities, जेल की जो अथॉरिटी है उनको भी भेज देते हैं, and organized a meeting with all DG prisons. So सारे जो DG हैं उनको भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं. वुमेन सेफ्टी सेल और SDG goals, gender justice and editing, gender-based violence, special cell project, violence free home. Especially this is TIS in Delhi, Tata Institute of Service. So it is especially in 7 states: Assam, Meghalaya, Bihar, Madhya Pradesh, Punjab, Odisha, and Tamil Nadu. The project is now being replicated in Union territories of Jammu Kashmir and Ladakh too. Women Safety Cell, SDG goals, gender justice, anti-gender-based violence, monitoring of acid attack, Swadhar Grah, women welfare and capacity building cells works on legal awareness programs, especially for adolescent boys and girls, policy officials, college, universities, women at grassroots level too. Capacity building up, State Women Commission, women police officers, policy formulations
organize seminar and webinar and workshops. Digital literacy programs also run, empowering women through entrepreneurship, tie-up with IIMs and agriculture universities, capacity building and personality development program for female college student, capacity building and training of women in dairy farming sectors too. Interaction with the State Commission for Women and do their hand-holding too. Women Welfare and Capacity Building Cell is working since 2014. So National Women Commission for Women has been conducting a one-day gender sensitization workshop and programs across the country for police personnel, just judicial officers, with a view of sensitize police personnel on gender issues. Many of you might have observed that जो justice जो रहते हैं, district DJ जो रहते हैं, वो एक इनको common बुला के एक meeting कम से कम करते हैं और make them aware of women rights. So legal awareness, SDG goals, access of lifelong learning and gender justice, gender sensitization and legal awareness in collaboration with Kendriya Vidyalaya Sangathan at Kendriya Vidyalaya, Delhi region. Legal awareness program for women at grassroots level, legal awareness program extended pan-India year in 2021-22. And 965 programs were organized throughout the country with approximately 1,30,895 people were attended. This is just digital literacy. So National Commission for Women has partnered with the Cyber Peace Foundation and Facebook to promote the digital literacy for women, including the precautions that can be taken, raising awareness about cyber crimes and advising users about resources available to the women to prevent the problems and also how to handle each crimes. Coordination with the State Women Commission, it's since 2018, training program for capacity building of chairperson and members were organized in collaboration with Lal Bahadur Shastri National Authority in Mussoorie, Rambau, Mahalgi, Prabodhini Thane, Mumbai, and MIT Pune. SCW supported for setup of the anti-human trafficking units too. NCW is sponsoring webinars, awareness programs, and training of internal committee members in various sectors, including training of anti-human trafficking unit, establishing free legal aid clinic throughout the SWC, state women committees. Other webinars on cybercrime, financial literacy, health, etc. also sponsored. Outreach during lockdown, many programs were initiated. So during coronavirus period, a special dedicated email is also open by NCW at ncw@gmail.com to receive such request. During coronavirus, throughout 24/7 and process the complaint through its online system available at www.ncw.nic.in. That is regular procedure. State police and administrative and other authorities are contacted telephonically, via emails, or for expediting redressal. Outreach during lockdown, Commission had launched WhatsApp number 7217735 for reporting domestic violence. 24/7 NCW helpline 7827-170-170 launched. The helpline aimed to provide 24/7 online support to women in distress through repression of the linking them with appropriate authorities such as police, hospital, district legal service authorities, psychological counselor. Like 77
1,246 calls were received. Outreach during lockdown for expectant mothers to started. Outreach during lockdown, internal women migrants in India during COVID lockdown is started. The advisory put their 4th guidelines relating to food, health, hygiene, shelter, and safety for women migrant workers. It was forwarded to 10 key ministers and chief secretaries of the state and union territories too. Work for Northeast Cell. The Commission has set up a separate cell to give special focus on issues faced by women of the Northeast region. The initiated outreach programs for women from Northeast in Delhi, collaborated with Northeast Regional Division to train elected women representative in Panchayati Raj Institution of Manipur, organized seminar, webinar, and on entrepreneurship at Shillong, Meghalaya, and Gangtok, Sikkim. On challenges faced by Northeastern women in metro cities, on women's participation of decision making. Work of Northeast Cell is especially Ek Bharat Shreshth Bharat seminar on racial diversity sensitization, organized on 26 March 2022 on racial diversity sensitization. Recent work of Northeast Cell were capacity building of women in livestock rearing sector, capacity building of traders, exposure for students too. Anti-human trafficking cell setup at NCW started on 2nd April 2022 to improve effectiveness in tackling cases of human trafficking, capacity building of anti-trafficking unit, and to strengthen and sensitize law enforcement machineries. The Commission, in collaboration with Bureau of Police Research and Development, Ministry of Health Affairs, organized a one-day seminar on anti-human trafficking awareness on June 2022, and around 700 participants were participating. The State Women Commission, WCD Department of State, Union Territories, senior police officials, senior officials from paramilitary force, ministries, department, national commission, they all were participated, and medical institutions amongst others. Implementing PM's vision on development J&K and Ladakh, and J&K and Ladakh was initiated. This is a very vast, big vision of our respected PM. NCW has set up a separate cell to give a special focus on issues faced by women of newly constituted union territories of J&K and Ladakh. Focus on the complaints of women received from these two union territories and to facilitate their development in all spheres. Organized 2 Mahila Jan Sunwai at Jammu and Srinagar, exposure trip to Delhi organized for 10 young college students from Jammu and Kashmir, training of internal committee IC members of all government colleges held at Jammu and Srinagar, implementing PM's vision of developed Jammu and Kashmir and Ladakh, make the J&K and Ladakh cell. Collaboration with TIS Mumbai. This is the Tata Institute of Social Science. For 12 pilot units in 2 union territories, 3 in Jammu, 7 in Kashmir, and union territories of Jammu and Kashmir, and 2 in union territories of Ladakh. Violence. Capacity building of women artisans in Jammu and Kashmir through NIFT. NCW conducted a customized training program for women artisans of Jammu, Srinagar, and Ladakh in collaboration with National Institute of Fashion Technology, NIFT, Srinagar.
The 5 days training program was held at NIFT Srinagar from 23rd to 27th May 2022. So there is another implementation of PM's vision of Atmanirbhar Bharat, Skill India, Startup India. New initiatives started. Empowering women through entrepreneurship program. NCW collaborated with IIM Bangalore to digitally train aspiring women entrepreneur, and 2,159 participants were trained so far. NCW also collaborates with IIM in Jammu, Kozhikode and Shillong. IIM Jammu running live course in Hindi for women entrepreneurship. NCW collaborated with India SME Forum to mentor aspiring women. Application in IIM course invited via My Government portal. Can you hear me? मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आवाज दीदी, कंटिन्यू की. Yes, madam. Yes, madam. Yes. Implementing PM's vision of Skill India is the new initiative for college students. NCW launches countrywide capacity building and personality development program for women students on September 2020 and 21 to make women independent and employment ready. And National Commission for Women launched a countrywide capacity building and personality development program for women undergraduate and postgraduate students. Collaboration with central and state universities for organizing sessions on personal capacity building, professional career skill, and digital literacy, and effective use of social media to prepare women students for job market. Focus on use of intuitive, logical, and critical thinking, communication, and interpersonal skill to enhance employability. 190 such webinars have been organized with 36,839 beneficiaries so far. Implementing PM's vision on Skill India's new initiative for homemakers too. Second inning movement, promotion of work for housewives, career counseling session for homemakers. The commission invited proposals from central and state universities to organize half-day career counseling boot camps in their areas. 21 proposals from universities, college selected for providing grant in aid. So implementing PM's vision of doubling एग्रीकल्चर इनकम, जो कि हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि किसान की इनकम दोगुनी हो, तो ये वुमेन के लिए भी हमारे आदरणीय पीएम का विजन है. NCW launched country-wide training and capacity building program for women in dairy farming from September 2021. NCW is collaborating with agriculture universities across the India to identify and train women dairy farmers in value addition, quality enhancement, packaging, and marketing of dairy products, etc. First program under project was organized on value-added dairy products for women self-help group at Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar, Haryana. 194 training programs sanctioned so far. 56 training programs have been completed till now. Implementing PM's vision of women, LED development, building Nari Shakti as the new initiative. She is a change maker. So capacity building program to provide training of women, political leaders to help build their capacity and skill to emerge as effective grassroots change makers. 50 training programs held for women political leaders from ग्राम पंचायत. हम सब जानते हैं कि जो सरपंच पति का क्या रोल होता है. So there is a special program to
make the women, they are the change maker. NCW collaborated with Lal Bahadur Shastri National Authority. दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। दीदी कनेक्शन पूरा है। दीदी, डॉक्टर शशि दीदी की आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो फिर अभी हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जब तक उनसे आवाज नहीं संपर्क हो पा रहा है। हमारे पास आज शहडोल से बच्चे जुड़े हुए हैं। आप प्रदीप जी जुड़े हैं शहडोल से, चेयरपर्सन है CWC शहडोल के। प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी भाई साहब, आ रही है जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बच्चे काफी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो अब हम बच्चों से ही बातचीत करेंगे। जो भी प्रश्न है हमारे पैनलिस्ट उनसे चर्चा करेंगे। नमस्ते बच्चों, आप स्टार्ट करिए प्रदीप जी। जी, शहडोल के बच्चे हैं सभी, 9th 10th 11th 12th के, और इनकी कई सारी जिज्ञासाएं हैं, और उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अपने पास राष्ट्रीय स्तर का मंच है। तो आज इसी ताल्लुक में, और ये सभी बड़े उत्साहित है कि हमें बच्चों से संबंधित जानने का एक अवसर मिलेगा, और उन प्रश्नों को, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। तो प्रश्न मैंने आपके पास भेजे थे, तो कहिए एक एक बच्चे से बात करा दे या फिर अलग अलग? जी, प्रश्न पूछिए बच्चों से। बच्चे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, चलिए। नमस्ते, मेरा नाम श्रेया खरे है, मैं 9th क्लास से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जो चाइल्ड लाइन है वो कैसे स्टार्ट हुआ और कौन सबसे पहले इसके बारे में सोचा? कौन देगा इसका जवाब? बच्चों, जब आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना और उसके पहले जब यूनाइटेड नेशंस ने एक चार्टर बना के बच्चों के अधिकारों को 4 भागों में बांटा, तो उसके बाद बच्चों के अधिकारों को इंटैक्ट करने के लिए या उनके अधिकारों को 24/7 24 घंटे 7 दिन एड्रेस करने के लिए कुछ एजेंसीज की स्थापना हुई। जब सबसे पहले 2012 में यह एक्ट बना, 15 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, तो 12 या 13 में चाइल्ड लाइन और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जैसी एजेंसियों की स्थापना हुई शासन के द्वारा। और उसके बाद से लगातार ये एजेंसियां 1098 1098 इसका नंबर है, उसके माध्यम से आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। कभी भी आपको दिक्कत हो, रात को या कहीं स्टेशन पे खो गए हो, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप हो, आप 1098 नंबर डायल कर सकते हो। मदद आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। इसमें किसी को ऐड करना है कोई तो कर सकता है। अभी इसको 2022 में इसमें कुछ परिवर्तन भी हो रहा है, और 112 करके एक इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन जारी होने वाली है जो चाइल्ड लाइन को और विस्तार देगी। सर, आई एम दिशा गुप्ता, क्लास 12 से। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम जैसे चाइल्ड लाइन पर कहीं मुसीबत में हमने 1098 पे कॉल किया, तो कितने टाइम में हमारे पास सुविधा पहुंच सकती है? देखो, 2 तरीके की चीजें हैं बेटा। कुछ तो सिटीज में चाइल्ड लाइन जो है सेंटर में रहता है। आप जैसे 1098 पे कॉल करते हो तो वो सेंट्रल इंडिया का इनका एक ऑफिस होता है, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन का, वहां जाता है और वो कॉल जिस शहर में है तुरंत करेक्ट कर दी जाती है। तो नॉर्मली चाइल्ड लाइन ऑफिस से आप कितने दूरी पर हैं उतना ही समय लगता है। मान लो आप मैं एक उदाहरण दूं, शहडोल का उदाहरण दूं कि शहडोल रेलवे स्टेशन से आप CWC के बीच की दूरी 15 मिनट की है, तो लगभग 20-1 मिनट में आपके पास मदद पहुंच जाएगी। 3-4 मिनट फॉर्मेलिटीज में लगते हैं और टीम तुरंत निकल जाती है।
तो 15-20 मिनट के अंदर मदद आपके पास पहुंच जाती है। यस सर। तो चाइल्ड लाइन सिर्फ 1 से 18 साल के बच्चों तक के लिए है? CWC चाइल्ड लाइन जितना भी ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ही है। उसके लिए फिर अलग चीजें अभी जैसे चल रही थी, दीदी ने बताया वुमेन कमीशन है, 18 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए वुमेन कमीशन है, ऐसे और सारे कमीशन भी है। लेकिन ये चाइल्ड लाइन और बाकी सारे लोग जो है वो 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए ही है। और प्रश्न है बेटा आपके कोई? चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, शहडोल में सबसे अच्छी चीज क्या मिलती है आपके आसपास? शहडोल की सबसे अच्छी चीज क्या है? पालक पूरी। हाँ, पालक पूरी। पालक पूरी, पानी पूरी, पानी पूरी। रेलवे स्टेशन का आलू बंडा। हाँ, कुछ प्रश्न है बच्चों के? हाँ पूछो। आप सभी को नमस्ते। मुझे एक प्रश्न पूछना था। वर्षा जी एक 5 मिनट रुकेंगे, हम बच्चों से बात कर लें फिर आपको लेंगे। जी 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 जी। नमस्ते सर। मेरा प्रश्न ये था, अगर कोई बच्चे को गोद लेना चाहता है तो क्या उसे पैसे में लेते हैं और गोद की प्रक्रिया क्या है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने बेटा। तो गोद लेने की प्रक्रिया JJ एक्ट जो हमारा बना है उसकी सेक्शन 56 में डिफाइंड है और सेक्शन 80 में उसको डिफाइन किया गया विस्तार पूर्वक। एक दत्तक अधिनियम बना हुआ है, उसके लिए पूरी प्रक्रिया में है। जिसको भी बच्चा गोद लेना है वो कारा की एक साइट होती है, कारा की साइट पे अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा और जब वो रजिस्टर्ड करेगा तो उसके लिए उसको कुछ क्वेश्चंस उसमें भरने होते हैं और कुछ उसकी सोशल बैकग्राउंड होती है कि वो क्यों बच्चा लेना चाह रहा है, कहाँ रहते हैं, उनकी कमाई कितनी है, उनकी उम्र कितनी है, ऐसे कुछ 10-12 चीजें उनसे पूछी जाती हैं। और उसके बाद एक HSR बनता है, होम स्टडी रिपोर्ट बनते हैं, जिसको एक सामाजिक कार्यकर्ता जाके बनाते हैं और जब वो सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं तो कारा के पोर्टल पे वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। फिर वो अपनी एक चॉइस फिल करते हैं कि उनको लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए, किस उम्र का चाहिए। और उम्र का जो चयन होता है वो जो व्यक्ति गोद लेना चाह रहा है वो पति पत्नी दोनों की उम्र को जोड़ करके डिवाइड करके एवरेज उम्र के अनुसार बच्चा उनको मिलता है। जैसे उन्होंने कारा पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया तो वे बच्चे जो पहले से कारा की साइट पे रजिस्टर्ड है लीगली फ्री होते हैं CWC के द्वारा और वो केयरिंग पे चढ़ जाते हैं कारा की पोर्टल पे। उनसे मैच कराया जाता है और जो मैच हो जाता है तो पेरेंट्स को रिजर्व करा दिया जाता है। वो बच्चा उस पेरेंट्स को दिखाया जाता है। अगर बच्चा बड़ा है तो बच्चे की सहमति ली जाती है कि उस पेरेंट्स के साथ जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है। और अगर बच्चा छोटा है तो उसकी सहमति, 6 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति नहीं ली जाती है। तो 6 साल से ऊपर के बच्चे की सहमति ले करके अगर पेरेंट्स को बच्चा पसंद है और बच्चे को पेरेंट्स पसंद है तो दे दिया जाता है। इसके अलावा और किसी भी तरीके से बच्चे को गोद लेना या देना दोनों कानूनी रूप से अपराध है और JJ एक्ट की धारा 81 में उसके लिए सजा का प्रावधान है। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलो। नमस्ते सर, मेरा नाम स्नेहा सिंह परमार है। मैं क्लास 9 से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि चाइल्ड लाइन बच्चों को किस किस तरह की सुविधाएं देता है? चाइल्ड लाइन लगभग सारे तरह की सुविधाएं देता है। बेसिक सुविधाएं जैसे आपके शेल्टर की, इमीडिएट शेल्टर चाहिए तो चाइल्ड लाइन जाके ले आता है। कभी आपको पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत है उसमें भी मदद कर देता है। तो जनरली जो बेसिक एम्यूनिटीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं देख रेख एवं संरक्षण की, वो लगभग सारी सुविधाएं चाइल्ड लाइन के माध्यम से मिलती हैं। क्या चाइल्ड लाइन स्कूल कॉलेज सभी तरह की सुविधाएं देता है? नहीं, कॉलेज की सुविधाएं नहीं देता है, स्कूल में पढ़ने की भी सुविधाएं नहीं देता है। लेकिन स्कूल में अगर आपके साथ कोई समस्या हो रही है, मारपीट हो रही है, किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो रही है तो उसमें आपकी मदद कर सकता है। यस, थैंक यू सर। एक प्रश्न भाई साहब बच्चों का था, उसमें नशे से संबंधित था जी कि इन्होंने लिख के दिया था, मैंने आपके साथ लिख के भेजा भी था कि आज का युवा जो है वो नशे की चपेट में आ रहे हैं। सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? सरकार ने ठोस कदम उठाए भी हुए हैं। अपने सब
जे एक्ट में भी इसके प्रोविजन है। आप देखेंगे तो सेक्शन 77, 78 में कड़े सजा का प्रावधान भी है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से किसी भी प्रकार का नशा मंगाना, खरीदवाना या बिकवाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और इसकी अवेयरनेस की कमी मैं मान सकता हूँ। अभी पिछले दिनों NCPCR ने इसको एक ड्राइव किया था सभी जिलों में कि इसकी अवेयरनेस चलाई जाए, और हम जैसी संस्थाएं भी लगातार समय समय पर इसमें अवेयरनेस करते हैं, स्कूलों में कार्यक्रम करते हैं कि इस प्रकार के बच्चों को किसी भी चीज में इन्वॉल्व करना एक कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, इसमें सजा के प्रावधान है। अगली बार से आपको कोई बच्चा दिखे कि नशा कर रहा है या कोई बच्चे से सिगरेट मंगवा रहा, गुटखा बिकवा रहा है, तो बच्चों आप 1098 पे उसकी शिकायत कर सकते हो। जो भी ऐसा व्यक्ति इसमें शामिल है उसके विरुद्ध सजा का प्रावधान है, उसको कठोर दंड दिया जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न? सर नमस्ते सर, मेरा नाम नीलिमा कुशवाहा है। अगर कोई भी विवाहित महिला या फिर 18 साल से कम लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो इसके लिए अगर ये क्या हेल्प करेगा चाइल्ड आईडी? आपका माइक बंद है कृपा जी, म्यूट है। अरे जी दीदी, इसमें भूमिका है इसकी। शताब्दी दीदी आप जुड़े हैं तो आप जवाब दीजिए ना। पांडे दीक्षित साहब, शताब्दी दीदी आप भी जवाब दे सकते हैं इसका। दीदी नहीं बोलिए ना, आप बताएं। नहीं आप दीजिए ना जवाब। मैं तो ढूंढ रहा था कोई और इसमें शामिल हो। आप इसका जवाब दीजिए। बाल विवाह को लेकर काफी अच्छे कानून हमारे यहाँ बने हुए हैं। बात वही है कि उसके अवेयरनेस को लेकर काम बहुत कम हुआ है, और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी समस्या आती है परिवार की, क्योंकि कुछ सामाजिक मान्यताएं, कुछ धारणाएं ऐसी हैं कि बहुत कम उम्र में शादी कर देना ही उचित है। दूसरा, जो वर्तमान समय का जो वातावरण है उसको देखते हुए भी माता पिता, जब हम इंटीरियर में जाके काम करते हैं, जब उनसे कहते हैं कि बाल विवाह अपराध है, आप क्यों इतने कम उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं, तो विशेष तौर पे लड़कियों की सुरक्षा को लेकर वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या आप लेंगे हमारी इस लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो ये जो समाज में एक धारणा बन गई है कि लड़की की शादी कर दो और उसको पति के साथ जोड़ दो, मतलब अब उसकी जिम्मेदारी इसकी सुरक्षा की, ये जो भावना विकसित हो गई है, इसकी वजह से बाल विवाह को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। कानून में भी जो प्रावधान है वो इतने कड़े नहीं है, इसमें और भी सुधार की आवश्यकता है। तो इसके लिए भी काम करने की बहुत जरूरत है। लेकिन जो चाइल्ड लाइन है, जैसा कि आपने पूछा हेल्प कर सकता है क्या, तो वो बहुत हेल्प कर सकता है इसमें। अगर कहीं बाल विवाह होता हुआ हम सुन रहे हैं कि इस घर में फिक्स हो गया है बाल विवाह, तो हम चाइल्ड लाइन को हम कॉल करके बता सकते हैं। यदि कहीं बाल विवाह हो रहा है उसको भी जाकर हम रुकवा सकते हैं। कोई लड़की भी अपने स्वयं की कि उसके अगर विवाह कर दिया जा रहा है और वो कम उम्र की है तो वो भी शिकायत कर सकती है चाइल्ड लाइन में 1098 पे। आसपास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बता सकती है, क्योंकि देखिए हर जगह 1098 का अगर नंबर नहीं लग पाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में तो सुदूर अंचल में बहुत प्रॉब्लम होती है नेट की, नेटवर्क की, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे घर के पास होती ही है। हर 1000 की बसाहट पे एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है। इसके अलावा मितानिन यानी कि आशा दीदी, वो भी हमारे घर के आसपास हमको हमेशा मिलती हैं। इन दोनों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको भी देखना है किन घरों में कहाँ बाल विवाह हो रहा है, और ऐसे बाल विवाह को रोकने के लिए उनको सामने आना है, और चाइल्ड लाइन की और बाल संरक्षण यूनिट की, DCPO की भी उनको मदद लेनी है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरा भी है इसमें। अभी 22 वर्ष की बच्ची आई है, बच्चों का प्रश्न हो गए। बच्चों की अभी किसी की कोई प्रश्न हो रहा है? नमस्ते सर, मेरा नाम सान्या सिंह बघेल है। मेरा प्रश्न ये है कि जो चाइल्ड लाइन है वो एक साल से 18 साल तक के बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है, क्या वो ज्यादा बड़े बच्चों को भी संरक्षण प्रदान कर सकता है? इनका प्रश्न है कि 18 वर्ष से ऊपर क्या चाइल्ड लाइन काम कर सकता है?
हमने तो बता दिया, पर आपसे संतुष्ट हूं सर। नहीं, डॉक्टर दीक्षित जुड़े हैं, जवाब देंगे इसका या कोई और जवाब देगा? सर मैं जवाब दूं? जी जी बिल्कुल जी प्रीति जी। बेटा सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 18 साल के बाद जो भी कोई समस्या आपको आती है उसके लिए वन स्टॉप सेंटर रहते हैं। यदि आप चाइल्ड लाइन पे भी कॉल करेंगे तो वो आपको वहाँ मार्गदर्शन देने के लिए रास्ता भी बताएंगे और खुद वहां तक छोड़ भी देते हैं। कई बार जो मैंने ऐसा महसूस किया, और कई बार ऐसा हुआ कि बच्चियों ने अपनी मदर को बचाने के लिए कॉल किया और उनकी मदर को ये सारी मदद मिली। उनका सवाल अलग था। उनका सवाल ये था कि 18 वर्ष से उम्र के लिए भी क्या चाइल्ड लाइन करता है? तो चाइल्ड लाइन 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए काम नहीं करता है, नहीं करता जी। उसके लिए दूसरी सेवाएं हैं। हर शहर में वन स्टॉप सेंटर बनी हुए है, गौरवी सेंटर बनी हुई है, वुमेन हेल्पलाइन बनी हुई है, जो अभी शशि दीदी ने बताया। अभी हम उनसे प्रश्न लेंगे तो इसमें क्लैरिटी होगी। जी इसके लिए 181 वुमेन हेल्पलाइन जी 181 वुमेन हेल्पलाइन है जी। पूछना है बच्चों के प्रश्न भाई साहब हो गए। ठीक है, तो हम अभी और प्रश्नों की तरफ चलेंगे। उसके पहले मैं हमारी कोर टीम की सदस्य मेघा दीदी से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें, और उसके बाद हम शशि दीदी से इस इंटरेक्शन को चालू रखेंगे। सबका माइक बंद है, माइक बंद है। आज हमारे 117वीं वेबिनार में जुड़े हुए आज के हमारे अतिथि डॉक्टर शशि ठाकुर जी, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। आपने महिलाओं और बच्चियों के संबंध में आज जबकि अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। और एक जानकारी और भी है कि 18 वर्ष से ऊपर की जो बच्चियां हैं उनके लिए भी महिला एक जो मिशन की तैयारी है, सोसाइटी की तैयारी है, उसकी भी जानकारी आपकी तरफ से मिली। आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही प्रदीप जी की, जिन्होंने आज हमें शेडोल के स्कूल की बच्चियों को जोड़ा और बच्चियों की तरफ से बड़े अच्छे प्रश्न आए चाइल्ड लाइन को लेकर, जिसकी जिज्ञासा कृपा शंकर जी ने पूरी समाधान किया। और साथ ही आज जितने हमारे सदस्य मीटिंग से जुड़े हुए हैं सभी प्रांतों से, वो सबका हम सीसीएट की तरफ से आभार प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद मेघा जी। अब शशि दीदी हम आपकी तरफ चल। जी हाँ वर्षा जी, अपना बताएं कहाँ से हैं आप? जी मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा एक प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ रायपुर में एक परिचित एक महिला जो काफी समय से पीड़ित है अपने ससुराल और पति से, और पति गवर्नमेंट जॉब में है, और तो उसकी समस्या का समाधान छत्तीसगढ़ रायपुर में कोई है क्या जिम्मेदार व्यक्ति जिससे हम संपर्क कर सके और समस्या का समाधान आपके जरिए प्राप्त कर सके? शशि दीदी, आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन www.ncw.nic.in कंप्लेंट कर सकते हैं। और अभी मैंने कुछ नंबर भी बताए थे जो कि कोविड पीरियड में स्टार्ट किए गए थे चूंकि लॉकडाउन के, लेकिन वो अभी चालू हैं, तो उस पर व्हाट्सएप नंबर पर भी कर, अभी इसमें डाल दूंगी वो नंबर, तो कंप्लेन हम कर सकते हैं। और फिर वहां से, लेकिन जो छत्तीसगढ़ राज्य की महिला आयोग इकाई है उसको आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वहां पे कंप्लेंट किया था मगर वहां पर कुछ भी ऐसी कार्यवाही नहीं हुई और न कुछ ऐसा समाधान निकाल पाए। किस तरह की कंप्लेंट थी? वर्षा जी, मैं इसका शशि दीदी से जो लोकल नंबर है वो लेकर के आपको शताब्दी दीदी को या नम्रता जी को उपलब्ध करा दूंगा। आप किसी से भी संपर्क कर लिए, सीसीएफ भी इसमें मदद कर सकता है। हम जी जी धन्यवाद। शताब्दी दीदी ने भी हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। नमस्कार, मैं शताब्दी पांडे। नमस्ते शताब्दी जी। हाँ दीदी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहा। बस उसमें मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही थी। एक प्रेजेंटेशन में बीच में आया था 2017 में कोई अमेंडमेंट हुआ है एक्ट का, इसके बारे में आपने बात रखी थी, और केंद्रीय विद्यालय के साथ कुछ काम किया है। तो केंद्रीय विद्यालय यानी कहीं ना कहीं बच्चों की बात आ गई, तो ये हम नहीं, केंद्रीय विद्यालय यानी दिल्ली में इन्होंने उनके लिए प्रशिक्षण रखा था। अच्छा। हाँ, और केंद्रीय विद्यालयों में ये सिर्फ प्रशिक्षण या ओरिएंटेशन, जैसे एडोलेसेंट हेल्थ है,
ये वाले विषय वहां पर चलते हैं और सभी जगह केंद्रीय विद्यालयों में एडोलेसेंट हेल्थ से हम लोग सीसी माध्यम से केंद्रीय विद्यालयों के साथ ऐसे ये आयोजन नेशनल कमीशन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे से संबंधित विशेष तौर पे जो चाइल्ड राइट्स पे काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए ये दो बिंदु हमारे ध्यान में आया आपके प्रेजेंटेशन में। बाकी तो सभी 18 वर्ष से ऊपर की लड़कियों के लिए है। तो केंद्रीय विद्यालयों वाला कृपा शंकर जी ये बहुत अच्छा विषय है। क्यों ना हम सब भी केंद्रीय विद्यालयों के साथ जिन जिन राज्यों में और जिन जिन जिलों में हमारी इकाई काम कर रही है, अगर हम एडोलेसेंट हेल्थ पर, एडोलेसेंट एज के राइट्स पर अगर कुछ काम होता हो वुमेन कमीशन के साथ, तो बहुत अच्छा ये बिंदु मिला हमको दीदी के प्रेजेंटेशन से और बहुत अच्छी जानकारियां मिली। बहुत से सेल हैं विमेन कमीशन में, जो नेशनल विमेन कमीशन में। इस प्रकार के सेल अगर चाइल्ड राइट्स नेशनल कमीशन में भी हो तो बहुत एक्सपांशन होगा और बहुत वेरिएशन से हम बच्चों के इन विषयों को देख पाएंगे कि ये बात भी सामने आई। जी दीदी, अच्छा सुझाव है। केंद्रीय विद्यालय वाला हम प्रपोजल शशि दीदी के साथ चर्चा भी करेंगे और इस पे आगे की योजना बना लेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण, आपने हैंड रेज किया है, बात रखें अपने। डॉक्टर लक्ष्मण, स्वीट बहुत सारे प्रश्न हैं आप सब। ठीक, नमस्ते डॉक्टर शशि ठाकुर, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, लक्ष्मण मलाकार, चेयरपर्सन CWC साउथ। नमस्कार। नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आप वनवासी कल्याण आश्रम के पास में काम कर रहा है, इसके लिए हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है। त्रिपुरा में भी थैंक यू। ये हमारा जो आपने बताया था अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए, ये कि आपका स्टेट वुमेन कमिटी, स्टेट वुमेन कमीशन करेगा और नहीं डालसा करेगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करेगा, ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है हमारा जो और एक प्रश्न है, एक लड़की का, लेकिन एक मदर का 2 ट्विन बच्चा है, उसका हस्बैंड दूसरा कंट्री में चला गया, बांग्लादेश में चला गया, तो 2 ट्विन बच्चे के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग फॉर द गिविंग सम बेनिफिट्स फॉर द ट्विन चाइल्ड फ्रॉम आवर CWC, बट व्हाट अबाउट द मदर ऑफ द चाइल्ड whose husband already went to Bangladesh? In this scenario, how can we help the mother to rescue her husband? इसके लिए जो हमारा NRI सेल है वो इसके लिए ही काम करता है, और NRI सेल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है या उनको भी पूछ सकता है और उनको आग्रह भी कर सकता है कि वो उनको लेकर आए। कोई कॉन्टैक्ट नंबर कोई वेबसाइट कोई देने से अच्छा होता है? नहीं, हमारा तो जो www.ncw.co.in जो है यही एक वेबसाइट है जिस पर आपको कांटेक्ट करना है, लेकिन वो बाद में करेंगे। नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर से हमारी एक मेंबर है एडवाइजरी कमेटी में, तो वो आपको हेल्प कर देंगी। मैं आपको उनका नंबर शेयर कर लीजिएगा, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू। माया पांडे जी ने भी हैंड रेज किया था, अपनी बात रखें माया जी। जी भाई साहब, आवाज नहीं आ रही है जी भाई साहब, आ रही है अब आ रही है? आ रही है। हेलो जी भाई साहब, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी 22 वर्ष की एक बच्ची आई है, लेकिन 17 वर्ष का बालक है जो बाल विवाह हो गया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? बालक 17 वर्ष का है जबकि उसकी आयु 21 वर्ष तो कंप्लीट होना चाहिए, तो वो बाल विवाह और हो चुका है, तो इसमें क्या संवैधानिक क्या कर सकते हैं? संवैधानिक प्रक्रिया तो वो पुलिस की कंप्लेन होती है और अच्छा जी, हाँ, मतलब वो तो उसके थ्रू ही जाता है, लेकिन काउंसलिंग वाला पार्ट भी है जो महिला आयोग का भी है और काउंसलिंग पार्ट राज्य महिला आयोग का भी है कि हमको उनको काउंसलिंग करना है, और वो समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। काउंसलिंग वाला पार्ट आयोग का सभी दूर है, तो इसमें भी हम सिर्फ काउंसलिंग कर सकते हैं क्योंकि वो बालक है, अभी लड़का छोटा है और लीगली उसको नहीं माना जाएगा। जी लीगली नहीं मानते कुछ।
मानक मोदी जी अपनी बात रखेंगे। मानक मोदी जी हैंड रेज किए। मानक जी। कार्यवाही जी यशवंत जी, यशवंत जी ठगवेली जी कुछ बात कह रहे थे आप। जी, कार्यवाही क्या होगी एक्चुअल में? उसमें उसने एक मतलब पंचनामा भी बनाया कि शादी नहीं हुई, और 181 पे उसकी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है शिकायतकर्ता ने। उसने फोटो भी जारी की है और उससे प्रमाणित होता है कि वो शादी किए हैं, लेकिन लड़के के परिवार ने पंचनामा दिया है कि शादी नहीं की है उनने। तो जो शिकायत किया है वो ये कह रहा है कि कार्रवाई करो। तो इस मामले में अपन क्या कर सकते हैं? आप क्या कर, अपन पुलिस को लिख सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जे एक्ट जो है वो जेंडर सापेक्ष है, लड़का हो या लड़की। अगर लड़का 17 साल का है और लड़की 18 से ऊपर है तब भी चाइल्ड मैरिज एक्ट लगेगा उसके ऊपर। तो वो आपको देखना पड़ेगा लड़की की उम्र कितनी है। लड़की की 22 साल उम्र है जैसा हाँ, तो मैडम ने लड़की बताया। 22 साल है तो ये चाइल्ड मैरिज का केस बनेगा, लेकिन इसमें जो विक्टिम है वो लड़का माना जाएगा क्योंकि लड़के की उम्र कम है। ये हमारा जे एक्ट और पॉक्सो एक्ट दोनों ही ये कहता है कि ये लड़का या लड़की नहीं, बालक की डेफिनेशन से चलेंगे। तो आप पुलिस को लिख सकते हैं कि बाल विवाह हुआ है, नियम 55 धारा 75 जे एक्ट की लगेगी इसके अंदर, और उसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर पुलिस को लगता है कि बाल विवाह हुआ है तो आगे कार्रवाई करेगी, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, कोई प्रूफ नहीं मिलते हैं, तो वो आगे अपना चार्जशीट फाइल करेंगे जो भी होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कानून के एक्सपर्ट खुरानिया जी भी हैं, डॉक्टर दीक्षित भी हैं, इस पे अपनी राय रख सकते हैं जी। चलिए मानक जी अपनी बात रखें। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद जी। मानक जी। उमेश भारद्वाज जी। जी सर नमस्ते, मैं उमेश भारद्वाज बोल रहा हूँ शिवरी CWC से। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, रखें अपनी बात जी। मेरा सवाल ये है कि सर यदि पिता का व्यवसाय जोखिम भरा हुआ है और उस व्यवसाय में 18 साल से कम उम्र का बालक कार्य करता है तो कर सकता है कि नहीं? इसमें यदि कोई मामला आता है तो CWC क्या करे, उसका समिति को क्या निर्णय लेना चाहिए? चाइल्ड लेबर एक्ट में है 14 साल से कम उम्र के बच्चे से कोई जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जा सकता है जी। जी, तो 14 साल से अगर उम्र ज्यादा है तो एक बार चाइल्ड मैरिज एक्ट देख लीजिए, सॉरी चाइल्ड लेबर एक्ट देख लीजिएगा, उसके प्रोविजंस क्या हैं जी। उसके बाद पिता के व्यवसाय में कर सकता है मेरे ख्याल से। नहीं, अभी जो खतरनाक स्थानों में 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक काम नहीं कर सकता जी। नहीं कर, जोखिम का तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता जी, कोई बात। जी। कुमुद पांडे जी। आप सबको मेरा प्रणाम। यूपी गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, मैं एडवोकेट हूँ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे पेरेंट्स ऑलमोस्ट मेरे पास आते हैं, उनके अपने डिस्प्यूट होते हैं, इन सब के दौरान मैं पाती हूँ कि उनके बच्चे काफी सफर करते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इकोनॉमिकली काफी वीक होते हैं। उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए हमारी संस्था क्या कर रही है? और आगे मतलब ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का पालन पोषण तक नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें साथ रहना भी नहीं होता है। ऐसे बच्चों को कहाँ भेजा जाए शायद उसकी उनको प्रॉपर एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी वगैरह प्रॉपर वे में मिल सके। इसके लिए हर जिले में बाल कल्याण समितियां बनी हुई हैं, आप वहां संपर्क कर लीजिए। सरकार की कोई न कोई योजना होगी। सभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना निकली है, स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर की बहुत सारी योजनाएं हैं। किसी न किसी योजना से उस बच्चे को जोड़ दिया जा सकता है, उस परिवार को जोड़ दिया जाएगा। तो आप ऐसे बच्चों को कहीं एडॉप्टेशन के लिए सर अगर देना हो तो एडॉप्शन की प्रक्रिया अलग है। वो बच्चे को CWC में जाके सरेंडर करना पड़ेगा उनको, और सरेंडर करने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो आप अपने नियरेस्ट CWC से संपर्क कर सकते हैं। मानक जी। थैंक यू सर। मानक जी। चलिए मानक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो, शशि दीदी ने एक नंबर डाला है
व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई चाहे तो उनसे संपर्क कर सकता है। जी, नम्रता जी ने बोला स्पॉन्सरशिप, ये स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिया जा सकता है